डॉक्टर कफील ने की पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में अपनी प्रेस वार्ता। थोड़ी बरसात हो गई और थोड़ा ट्रैफिक जाम था बहुत ज़्यादा और इसलिए थोड़ी देर हो गई मुझे। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इतने शॉर्ट नोटिस में इतने ज़्यादा लोग जो हैं इकट्ठा हो गए हैं और मुझे लगता है थोड़ा डिस्टेंस बना लेना चाहिए कोरोना वायरस के थ्रेट को देखते हुए। आप लोग सब लोग बहुत जैम पैक्ड हैं। मैं डॉक्टर कफील खान हूँ और मुझे कहा जाता है निलंबित प्रवक्ता यानी सस्पेंडेड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। आई एम स्टिल सस्पेंडेड सिंस बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी which happened on August 2017। हिंदी में सही रहेगा कि इंग्लिश में सही रहेगा? हिंदी। हाँ, तो मैं डॉक्टर कफील खान हूँ। निलंबित हूँ अभी भी पिछले 3 सालों से। जब से बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी हुई थी, एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है जो हमारे माननीय आदित्यनाथ जी महाराज जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका गृह नगर भी है जहाँ से वो 30 साल से सांसद रह चुके हैं। उस वहाँ पे घटना एक हुई थी और जिसमें 70 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसको मैं मैन मेड मैसेकर कहता हूँ, यानी कि वो जानबूझ के उन बच्चों को मार दिया गया। 70 बच्चे इसलिए मर गए थे क्योंकि 68 लाख रुपए का पेमेंट नहीं हुआ था, सरकार ने नहीं किया था। और सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि वो 10% का कमीशन मांग रही थी। जो लखनऊ में बैठे हुए लोग थे वो 10% कमीशन मांग रहे थे, यानी सिर्फ 6-7 लाख रुपए की कमी की वजह से 70 बच्चे ने जान गंवा दी थी। और वो बच्चे वो जो थे वो 1 दिन का बच्चा था, कोई 2 दिन का बच्चा था, कोई 3 दिन का बच्चा था। वो सारे बच्चे जो थे, किसी को 15 साल बाद बच्चे पैदा हुए, किसी को इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद बच्चे पैदा हुए थे। एक माँ जो अपने पेट में 9 महीने अपने बच्चे को रखती है, वही अपने बच्चे के खोने का दर्द का महसूस कर सकती है। बहरहाल उस कहानी को मैं आज दोहराना नहीं चाहता हूँ, पर इतना बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर कफील खान की जो जन्म हुआ वो शायद वहीं से हुआ। जो मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, मेरी पूरी परिवार का जो संघर्ष स्टार्ट हुआ वो वहीं से हुआ। उससे पहले मैं एक सीधा साधा डॉक्टर था जिसने MBBS MD मणिपाल यूनिवर्सिटी से करके एक गवर्नमेंट डॉक्टर में उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन के थ्रू मैं सेलेक्ट हुआ था और चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारता था। सुबह हॉस्पिटल जाता था, शाम को घर आता था, अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारता था। रात में एक मैसेज आता है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है। मैं वहां पे गया, सिलेंडर्स लाए, बचाने की कोशिश की, बच्चे नहीं बचे। मीडिया ने मुझे हीरो बना दिया। हमारे चीफ मिनिस्टर को बुरा लग गया कि ये चीजें जो है कैसे बाहर आ गई और एक केस लगा के मुझे जेल भेज दिया गया। जुडिशरी को 9 महीने लग गए ये जानने में कि मैं निर्दोष हूँ, पर स्टिल आई एम थैंकफुल टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट कि उन्होंने जब मुझे बाहर निकाला तो उस वक्त कहा उन्होंने कि डॉक्टर कफील देयर इज नॉट सिंगल एविडेंस कि डॉक्टर कफील के खिलाफ सबूत है कि उन्होंने कोई मेडिकल नेग्लिजेंस किया या उन्होंने कोई करप्शन किया या उनका कोई ऑक्सीजन टेंडर से कोई लेना देना था। इसके बाद भी सरकार को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने एक इंटरनल इंक्वायरी बैठाई जो कि अक्टूबर-नवंबर में जिसकी रिपोर्ट आ गई। उसमें भी क्लीन चिट मिल गई। उसमें भी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हिमांशु कुमार थे उन्होंने इस बात को माना कि डॉक्टर कफील ने उस रात में 500 सिलेंडर की व्यवस्था की और बहुत से बच्चों की जान बचाई। पर वो उस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये कहना भूल गया कि क्यों ऑक्सीजन की कमी हुई थी। इसीलिए जब भी मैं जहां भी जाता हूं तो ये क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि अगर हाईकोर्ट ये कहता है कि डॉक्टर कफील इज नॉट अ मर्डरर, अगर आपकी इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर कफील इज नॉट अ मर्डरर, तो कोई कल्प्रिट है, रियल कल्प्रिट, हु इज द रियल कल्प्रिट? यही क्वेश्चन पूछता हूं और यही क्वेश्चन शायद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को खटकता है।
एक रिपोर्ट आई, एक बार जेल गया। उसके बाद बहराइच में एक बार 78 बच्चों की मौत हो गई थी, वहाँ पे मैं फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ गया था। वहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ही सरकार ने मुझे जेल में भेज दिया। 2 महीना जेल में रहा और जेल से बाहर आया। और फिर ये एक मौका शायद खोजते रहे कि कैसे अब इसको रोका जाए, डॉक्टर कफील को क्यों कैसे रोका जाए इस क्वेश्चन पूछने से, या जो भी हो। धीरे धीरे लोगों ने पूरे ऑल ओवर इंडिया से मुझे लोगों से सपोर्ट मिलने लगा, प्यार मिलने लगा। लोग बुलाने लगे, केरल से बुलाने लगे, आसाम से बुलाने लगे, बिहार से बुलाने लगे, आपके राजस्थान से बुलाने लगे, मध्य प्रदेश से बुलाने लगे। हमने एक टीम बनाई डॉक्टरों की और हम लोग एक मेडिकल कैंप करने लगे। हमने रिकॉर्ड 2019 में रिकॉर्ड एक साल में 103 कैंप फ्री मेडिकल कैंप किए हैं, जिसमें 50,000 बच्चों को हमने फ्री में दवाएं दी हैं। फ्री कंसल्टेशन किया है, फ्री में दवाएं दी हैं। ये मैं काम कर रहा था चुपचाप। इसी बीच एक ऐसा बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, आप सबको पता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 10 दिसंबर को, 12 दिसंबर को वो साइन हुआ था। सीए से मुझे, मैं एज अ डॉक्टर कफील, एज अ डॉक्टर होते हुए सीए से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर जी कहते हैं कि ये तो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है, तो इससे किसी को घबराना नहीं चाहिए। तो इससे मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये बात कही जाती है कि क्रोनोलॉजी समझो, सीए के बाद एनपीआर आएगा, एनपीआर के बाद एनआरसी आएगा, तब मुझे दिक्कत होती है। मुझे दिक्कत इसलिए होती है कि मेरा डेमोक्रेटिक राइट, जो मेरा 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो हमारे लिबर्टी और एक राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, आपके इंसाफ की बात करता है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इंसान को इंसान से बांटने की कोशिश की जा रही है धर्म के नाम पे। इससे मुझे दिक्कत होती है। इसीलिए मैं अलीगढ़ गया था और अलीगढ़ में मैंने स्पीच दी थी। आपको ये बता दूं, अलीगढ़ जाने से पहले और उसके बाद भी 29 जनवरी को मेरी गिरफ्तारी हुई थी। 12 दिसंबर से और 29 जनवरी के बीच में करीब करीब 300 मीटिंग मैंने सभाएं की पूरे ऑल ओवर इंडिया, एंटी सीए, एंटी एनआरसी के खिलाफ। किसी भी एक सरकार ने एक एफआईआर नहीं लिखाई, ना ही झारखंड में, ना ही छत्तीसगढ़ में, ना ही गुजरात में, ना ही महाराष्ट्र में, ना ही तमिलनाडु में, ना ही तेलंगाना में, ना ही केरल में, ना ही बिहार में, ना ही आसाम में। जहां भी गया किसी ने कोई एफआईआर नहीं लिखाई, क्योंकि कभी भी मैं कोई ऐसी स्पीच नहीं देता था जो किसी भी इंसान को इंसान से डिवाइड करता था। मैं गांधी जी के आइस्मा को बिलीव करता हूं और मैं हमेशा से नौजवानों से और सबसे यही कहता था कि जो भी प्रोटेस्ट करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। हमें एज अ नागरिक अगर हम नहीं बोलेंगे, अगर हम भी नहीं बोलेंगे, एक जुमला है कि इस जुल्म के दौर में जुबान खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। तो बोलना जरूरी है। बहरहाल 12 दिसंबर को मैंने एक स्पीच दी, मेरी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और एफआईआर भी लिख दिया, उसके बाद भी मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। 29 जनवरी को मेरी गिरफ्तारी होती है मुंबई एयरपोर्ट से। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि थी और एक सभा में महात्मा गांधी जी के पोते के साथ मुंबई शहर में करने जा रहा था। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने आके मुझे मुंबई एयरपोर्ट से उठा लिया जबरदस्ती, ये कहते हुए कि अलीगढ़ में आपके खिलाफ एक मुकदमा है। तो सबसे पहले तो एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि 12 दिसंबर की स्पीच हुई और 29 जनवरी को गिरफ्तारी हुई, यानी इन 45 दिनों में इन्होंने मुझे कोई टोका नहीं। ऐसी क्या इनको इमरजेंसी आ गई कि एसटीएफ भेजा? अरे मुझसे बोलते, मैं तो अपने फेसबुक और ट्विटर पे हर दिन पे हर लिख देता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसे मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सुबह ही डाल दिया था मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूँगा, मैं जयपुर आया हूँ, राजस्थान आया हूँ। मुझे बुला लेते, मैं चला आता। एसटीएफ भेज के गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? 45 दिन तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इसलिए गिरफ्तार नहीं किया
क्योंकि जो इंटरनल इंक्वायरी में क्लीन चिट मिली थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और इंक्वायरी कमेटी गठित की, जिसकी रिपोर्ट 23 जनवरी को कंप्लीट हो गई। और जब उसमें भी उनको लगा कि वो मुझे फंसा नहीं सकते हैं, तो इन्होंने एक बहाना खोजा कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया है और दो धर्मों के बीच में एक हिंदी में क्या कहते हैं, हेटेड, मतलब फैलाने की कोशिश की है। इस बात पे मुझे गिरफ्तार कर दिया गया। मैं लोकल के कोर्ट गया, कोर्ट ने मेरी स्पीच सुनी पूरी। जब उन्होंने मेरी स्पीच सुनी तो उन्होंने मुझे बेल दे दिया। अब क्या करें, इनको बेल मिल गया। 10 फरवरी को मुझे बेल मिल गई। 10 फरवरी को बेल मिलने के बाद भी 4 दिन इलीगली मुझे जेल में, मथुरा जेल में ही रखा गया। मतलब कोर्ट कह रहा है छोड़ दो, ये नहीं छोड़ना। इन्होंने 4 दिन में प्लानिंग की और 13 तारीख की रात में बैठे बैठे इन्होंने एक जो कहते हैं स्ट्रिंजेंट, यानी बहुत खतरनाक लॉ बनाया गया है 31 साल पहले आतंकवादियों के लिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी आप अपने देश के लिए खतरा हैं, वो लगा दिया गया मुझ पर, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, और मुझे बंद कर दिया गया। मतलब मुझे जेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। 3 महीना इंतजार किया, फिर 3 महीने बाद फिर एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया, फिर 3 महीने बाद एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया। 29 तारीख को जिस दिन एसटीएफ ने मुझे गिरफ्तार किया था, अगले 72 घंटे तक एक पानी तक नहीं पिलाया, एक कुछ खाने को नहीं दिया, फिजिकली टॉर्चर किया। और एक ऑफिसर आता था और उसके बाद दूसरा ऑफिसर आता था, ऐसे पानी का ग्लास मुंह पे फेंक देते थे, सोने नहीं देते थे और अजीब से वियर्ड क्वेश्चन पूछे करते थे। कोई पाउडर आपने इजाद किया है क्या कि जिससे करोड़ों लोग मर जाएंगे? मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ कि मैं पाउडर इजाद कर दूंगा। आप कोरोना वायरस की बात कर रहे हो क्या, तो चाइना से बात कीजिए। आप जापान गए थे सरकार को गिराने के लिए। मैंने कहा भाई मैं जापान क्यों जाऊंगा सरकार को गिराने के लिए? पहली बात कि मेरा पासपोर्ट जो है अभी, चूंकि मेरे पर केस चल रहा है बीआरडी वाला भी, तो पासपोर्ट अभी जुडिशियल कस्टडी में है, तो मैं इंडिया से बाहर जा ही नहीं सकता। और तुम जापान क्यों बोल रहे हो? बोल दो पाकिस्तान गया था सरकार गिराने के लिए, और एक अकेला आदमी सरकार कैसे गिरा सकता है? तो इस तरह के वियर्ड क्वेश्चन उन्होंने मुझे इंटरोगेट किया और फिजिकली भी मुझे टॉर्चर किया। उसके बाद जब ये मथुरा जेल में लाए तो भी इन्होंने, जब तक मेरी फैमिली मुझसे कोर्ट के द्वारा मिल नहीं पाई, तब तक इन्होंने मुझे परेशान करके रखा। भूख से मेरी अतड़ियां सूख जाती थी अंदर से। मैं चिल्लाता था तन्हाई में, जो तन्हाई के जेल की तन्हाई होती है उसकी सलाखों में चिल्लाता था। मन करता था कुछ भी मिल जाए और मैं मुंह में रख के खा जाऊं, इतनी भूख लगती थी। मेरी माँ जो 65 साल की है, कहते हैं इस कोरोना काल में 60 साल के ऊपर के लोगों को घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको खतरा ज़्यादा है कोरोना से, मोर्टलिटी उनकी ज़्यादा है। मेरी 65 साल की बूढ़ी माँ अलीगढ़ कोर्ट के लोअर कोर्ट से लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट तक और 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में गई 2-2 बार, मतलब ये चक्कर लगाते रही पिछले 7.5 महीनों से। वो मेरी बूढ़ी माँ, मेरी बीवी, मेरा छोटा बच्चा, मेरी फैमिली पूरी, मेरे भाइयों के बिजनेस बर्बाद कर दिए गए, फाइनेंशियली तोड़ दिया गया एकदम बुरी तरीके से। मेरा बच्चा जो 6-7 महीने का था जब मैं जेल में गया, ना वो बोलता था ना वो चलता था। मैं एज आ पीडियाट्रिशियन जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर कहा करते थे कि माइलस्टोन, यानी कि जब पहली बार बच्चा पापा कब बोलता है, कब पहली बार चलता है, कब पहली बार सीढ़ी चढ़ता है, वो तब सीख पाओगे सही से जब तुम खुद फादर बन जाओगे। और जब मेरे बच्चे की बारी आई तो मैं जेल में था। पिछली बार जैबरीदा जब मेरी बच्ची थी, उस वक्त वो 11 महीने की थी, तब जेल भेज दिया गया था। इस वक्त जब मेरा बच्चा लड़का जो ओलिवर छोटा था 7-8 महीने का, तब जेल भेज दिया गया। अभी वापस आया हूँ, कल मैं पहली बार अपने बच्चे से मिला हूँ 7.5 महीने के बाद। वो मुझे जानता भी नहीं है कि पापा हूँ मैं उसका। वो मेरे बड़े भाई के गोद में भाग जाता है मुझसे छोड़ के।
इससे बड़ा दर्द मुझे लगता है मुझे कोई सरकार दे नहीं सकती। बहरहाल मैं उन 138 करोड़ भारतीयों का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इन 7 महीनों में चाहे सोशल मीडिया के थ्रू चाहे किसी भी तरह से, और आप सब मीडिया वालों का, चाहे डिजिटल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सबने मेरी आवाज़ उठाई कि एक इनजस्टिस हो रहा है एक डॉक्टर के साथ, जिसको इस वक्त कोरोना जैसी महामारी में इसमें काम करना चाहिए, उसको जेल में बंद करके रखा गया है। मैं जुडिशरी के ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने 11 अगस्त 2020 में ऑर्डर किया कि 15 दिन के अंदर सुनवाई कंप्लीट करो हाई कोर्ट से, और इसलिए कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये आर्टिकल 21 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन से अधिकार मिला हुआ है, उसको बोलने का डॉक्टर को अधिकार है, उसको जेल में क्यों रखा गया है, ऑर्डर में लिखा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने। तो तब जाके सुनवाई रियली स्टार्ट हुई हाई कोर्ट में, वरना इससे पहले हाई कोर्ट में हम लोगों ने जब दाखिल किया था, हम लोग हाई कोर्ट जो है 18 मार्च को ही पहुंच गए थे, हाई कोर्ट डेट पे डेट देता रहा, और इस बार चीफ जस्टिस ने खुद फाइल अपने पास रख ली, और ये 45 पन्नों का ये ऑर्डर मैं आप सबको दूंगा, एक 45 पन्नों का एक ऑर्डर उन्होंने दिया है, जो एक इतिहास बनेगा कि किसी और निर्दोष के ऊपर जो है एनएसए ना लगाया जाए। मैं ऑर्डर पे आता हूं, मैं उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, खासकर प्रियंका गांधी जी का भी मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पर्सनली फोन करके मेरी माँ को, मेरी परिवार, मेरी फैमिली से बात किया और ढांढस बनाया। मैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी का, मैं कम्युनिस्ट पार्टी के सारे लोगों का, और मैं सब लोगों का, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, मेरे मुद्दे को उठाया। अब आते हैं इस ऐतिहासिक जजमेंट पे, क्यों 45 पन्ने का जजमेंट क्यों लिखा गया, और खुद चीफ जस्टिस ने इस 45 पन्ने के जजमेंट में पढ़ा है। उन्होंने जजमेंट में साफ साफ आप देखिएगा कि पहले ही पन्ने पे उन्होंने लिखा है कि जब से अगस्त 2017 में बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी हुई है, उस दिन से ही उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर कफील को और उसकी पूरी फैमिली को प्रताड़ित कर रही है। ये चीफ जस्टिस का पहले पन्ने का ऑर्डर है। चीफ जस्टिस ने अपने ऑर्डर में ये बात अग्री की है, उन्होंने पूरी स्पीच, आपको इसमें मेरी पूरी स्पीच मिल जाएगी जो मैंने अलीगढ़ में दिया है, व्हाट आई हैव सेड इन दैट स्पीच ऑफ 30 मिनट, मैंने 30 मिनट की स्पीच दी थी। चीफ जस्टिस का कहना है कि डीएम अलीगढ़ ने सेलेक्टिवली अपने विम्स ऑफ पावर से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से उस 30 मिनट की स्पीच को काट छाट के छोटा करके उसको इस तरह से बना दिया कि वो लगे कि लोगों को लड़ा रही है। हालांकि उन्होंने, चीफ जस्टिस ने ये बात कही है, चीफ जस्टिस ने इस बात कही है कि इंस्टीड ऑफ हेटेड एंड वायलेंस, not a iota of anything is indicated in that whole speech which indicates of hatred and violence। उन्होंने पूरी स्पीच में हेटेड और वायलेंस की बात नहीं की है, बात की है देश की अखंडता की बात की है, इंटीग्रिटी की बात की है, यूनिटी की बात की है। ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप स्पीच पढ़ लीजिएगा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैंने पॉवर्टी की बात की है, मैंने बात किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात किया है, मैंने ब्रोकन हेल्थ सिस्टम की बात किया है कि जो कि पूरा देश में जो हेल्थ सिस्टम हमारा है वो टूटा हुआ है, उसके बारे में बात किया है। मैंने बात किया है कि जो बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी में 70 बच्चे मरे थे, उस साल पूरे इंडिया में 8 लाख बच्चे मरे थे, यानी हर घंटे पे 100 बच्चों की मौत होती है। 2019 में भी पास लगा हुआ है भरतपुर, आप जानते होंगे, हम लोग जो है इस वजह से भरतपुर में एंट्री कर गए, और फैमिली को लगा कि चूँकि यहाँ पे प्रियंका जी ने भी मदद की है और कांग्रेस की यहाँ सरकार है, तो हम लोग यहाँ पे सेफ रह सकेंगे।
अब मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो इसलिए फैमिली को लगा कि यहाँ पे हम सेफ रहेंगे, क्योंकि मैं 7-7.5 महीना, पिछली बार तो मेरे साथ मेंटल हैरेसमेंट हुआ था, इस बार फिजिकली भी मुझे बहुत टॉर्चर किया गया, जेल में भी और जेल में डालने से पहले भी। और सिर्फ एक ही बात कही जाती थी कि तुम जो है सरकार के खिलाफ मत बोलो, तुम उन 70 बच्चों की बात मत करो। तो मैं खुद टूट गया था, तो मैं खुद चाहता था कि अपनी फैमिली के साथ एक ऐसी जहाँ पे शोर शराबा ना हो, उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिता सके। इसके अलावा कोरोना वायरस की अगर बात की जाए तो 27 जनवरी 2019 को जब भारत में एक भी केस नहीं था, 27 जनवरी 2019 को 20 को जब भारत में एक भी केस नहीं था, तब मैंने वीडियो बनाया है और उसमें सबसे आग्रह किया है कि कैसे कैसे कोरोना वायरस से बचना है, कैसे आपको हाथ धोना है, कैसे आपको मास्क लगाना है, कैसे हमें अपने देश को प्रिपेयर करना है। 30 जनवरी को पहला केस भारत में डिटेक्ट हुआ था, मैंने 27 जनवरी को ही वीडियो बना के अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे डाल दिया था। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया 29 जनवरी को। मैंने जेल से प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जेल से ही लेटर लिखा 19 मार्च को, और उनसे निवेदन किया कि सरकार, मैं पूरे इंडिया में घूम के देख चुका हूँ, हमारा हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से टूटा हुआ है, इतनी डेंसिटी है, इतनी पॉपुलेशन है, स्टेज 3 में हम जाएंगे ही जाएंगे। स्टेज 3 इज इमिनेंट, यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा ही होगा। उसी वक्त मैंने बता दिया था, पहले लॉकडाउन से पहले ही 30 से 40 लाख लोग इफेक्टेड हो जाएंगे, इसलिए ये कदम उठाने चाहिए। पर बात सुनी नहीं गई, एक जवाब बस आ गया प्रधानमंत्री के पीएमओ ऑफिस की तरफ से कि आपकी जो है आपके पढ़ने से लागू रहेगी। उन्होंने शायद पूरा लेकर ही नहीं पढ़ा। बहरहाल आज ये हालत है कि हम ब्राजील को मात देने जा रहे हैं और यूएस के बाद सेकेंड नंबर पे कोरोना वायरस पे खड़े हैं। 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मेरा आज का ये आंकड़ा है, आकलन अब जो इस वक्त कर रहा हूँ, हालांकि सरकार अभी भी ये नकार रही है कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में नहीं आए हैं, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इफेक्टेड होने वाले हैं इस एंड ऑफ दिसंबर तक। इस तरह से ये महामारी फैलेगी। तो मैं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कुछ दिनों में लेटर लिखूंगा, उनसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मुझे मेरी नौकरी जो पिछले 3 साल से मैं सस्पेंडेड हूँ, निलंबित हूँ, मुझे वापस करें ताकि मैं किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकूं और 11 बजे सुबह जो है कोरोना वायरस की कोई दवा में इजाद कर सकूं। और याद हो 10 साल के जो मेरा इंटेंसिव केयर यूनिट में एक्सपीरियंस है, वेंटिलेटर आपने सुना है, वेंटिलेटर जो आपकी बात की जाती है, वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से 2000 वेंटिलेटर भेजे गए। आपको पता है वेंटिलेटर एक मशीन है जो हार्ट और लंग दोनों को चलाती है, इसलिए लंग को पंप करती है। उसको चलाने के लिए आपको 5-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और हमारे पास पूरे इंडिया में अगर 1 लाख डॉक्टर हैं तो 2-3 हजार डॉक्टर ये होंगे जो उनको वेंटिलेटर चलाना आता है। तो आप 50,000 वेंटिलेटर खरीद लीजिए, आप वेंटिलेटर पे डाल दीजिए, कितने लोग वेंटिलेटर से बाहर आते हैं आपको पता चल जाएगा। यानी किसी को वेंटिलेटर पे डाल दिए और वो वापस ही ना आया तो क्या होगा, तो शायद मैं उसमें मदद कर सकूँ। मैं अपने मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि मुझे मेरी नौकरी वापस कर दें ताकि मैं शायद अपने कुछ योगदान दे सकूँ इस कोरोना वायरस के फाइट में। इसके अलावा मैं अपने आप को एज अ वॉलंटियर, क्योंकि हमारे देश के 3 इंस्टीट्यूट जो है वैक्सीन रिसर्च पे काम कर रहे हैं, तो अपने आप को एज अ वॉलंटियर प्रेजेंट करूँगा। मेरे ऊपर वो रिसर्च कर सकते हैं, मुझे वैक्सीन दे सकते हैं, मुझे अभी तक कोरोना हुआ नहीं है और बचा रहा जेल में भी, तो उसमें काम करूंगा। और अगर ये निवेदन माना नहीं जाता है तो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा कि मैं बिहार, आसाम और केरल, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, जहाँ पे भी बाढ़ आई हुई है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो वो तो घरों को तो तबाह कर देती है, लेकिन जब बाढ़ का पानी चला जाता है तो बहुत सी बीमारियां जैसे कॉलरा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया,
और उसकी आई छोड़ जाती है। तो हम लोगों ने पिछले साल जो कैंप 103 लगाए थे, इस बार हम लोगों ने सोचा है मल्टीपल टीम बना के पूरे ऑल ओवर इंडिया कैंप लगाएंगे और लोगों की उसमें सहायता करेंगे। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। एक स्टेट स्पॉन्सर्ड विक्टिमाइजेशन जो है वो अभी भी कंटिन्यूड है, मेरा और मेरी पूरी फैमिली के साथ भी, लेकिन जुडिशरी ने एक अच्छा फैसला दिया है। यही आपको बताने के लिए